अलकायदा ने एबटाबाद ऑपरेशन में उसामा बिन लादेन के मारे जाने की तस्दीक कर दी, बदला लेने का ऐलान। अहमद रजा ताहिर को CCPO लाहौर ताजुनात कर दिया गया। उनके पेशरो असलम तरीन तवील रुखसत पर चले गए। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ लंदन में इलाज के बाद कल सुबह दुबई से लाहौर पहुंच रहे हैं। अंसार बरनी का सोमाली कज़ाकों से राबिता, पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए पीर को रकम लेकर दुबई पहुंचेंगे। इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड न मिलने पर 4.25 करोड़ वोटर्स के नाम इंतखाबी फहरिस्तों से खारिज कर दिए। और चिली में एक मोटरसाइकिल सवार का 4000 मीटर की बुलंदी से छलांग लगाने का कामयाब मुजाहिरा। बेगम, मेरी यूफोन की सिम कहाँ है? कभी आपकी सिम इस तरह उछल कूद करके आपके मोबाइल फोन में खुद से लगी है? नहीं ना, कभी लगेगी भी नहीं। तो फिर आपकी वो यूफोन सिम जो 1 अप्रैल 2011 से आपके इस्तेमाल में नहीं है, उसे खुद अपने फोन में वापस लगाकर फ्री लिख के 234 पर SMS करें और सिर्फ 10 रुपए का बैलेंस रिचार्ज करने पर हासिल करें पूरे 100 रुपए का बैलेंस बिल्कुल फ्री। इसके साथ साथ 31 मई 2011 तक हर 10 रुपए या उससे ज्यादा का बैलेंस रिचार्ज करने पर हासिल करें 2000 तक फ्री मिनट्स और 20,000 तक SMS बिल्कुल मुफ्त। अब मैं जादू से सिम लगाता हूँ। लग जा सिम। ये तो पहले से लगी हुई थी। हाँ, तारीख से पहले लगानी थी ना, तो मैंने पहले ही लगा ली थी। हेलो, जारी हेडलाइंस अब तक के लिए इतना ही। आप रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ और रखिए हर खबर पर नजर। जब हो मोबिलिंग जैज का साथ तो टेंशन की क्या बात, सिर्फ एक कॉल रोजाना मिलाएं और लकी ड्रॉ के जरिए हर हफ्ते नई 1300 सीसी गाड़ी पाएं। और यही नहीं, 25 अप्रैल से 25 मई 100 से ज्यादा कॉल्स मिलाएं और लकी ड्रॉ के जरिए ट्रेंड प्राइस में नया घर भी पाएं। यानी 100 कॉल्स 30 दिन नए घर में इन। तो तमाम जैज कस्टमर्स आज ही अपनी जैज सिम से कॉल मिलाते जाएं और माला माल हो जाएं, क्योंकि जैज अपना है। My world, my thrill, my dream. My journey goes on with Weinbrenner. मैं हूं पारस और शब्बीर आज मौजूद है ईदी विलेज में ऐसे बच्चों के दरमियान जो वालिदैन के होते हुए भी उनकी शफकत से महरूम हैं। ये एधी विलेज है, कराची से 70-80 किलोमीटर दूर सुपर हाईवे के नजदीक। इस विलेज में जिंदगी की दौड़ भाग, खेल कूद और पढ़ाई लिखाई की गहमा गहमी नजर आती है। एधी विलेज में ऐसे बच्चों की रिहाइश और तरबियत का इंतजाम किया गया है जो वालिदैन की मौजूदगी के बावजूद हालात का शिकार होकर यहाँ लाए गए हैं। इस एधी विलेज में बच्चों के खाने पीने
लिखने पढ़ने और खेल कूद का एक बाकायदा निजाम मौजूद है। ये सब बच्चे इंतहाई दुख भरे हालात से दो चार हुए, मगर अब एधी विलेज में तरबियती मराहिल से गुजर रहे हैं। इस विलेज में सैकड़ों बच्चे मौजूद हैं जिन्हें मौलाना एधी की सरपरस्ती में परवान चढ़ने का मौका मिल रहा है। ऐसे ही बच्चों में एक ऐसा बच्चा भी है जिसे अपने बाप का इंतजार है। शब्बीर ने ईदी विलेज में एक ऐसे बच्चे को देखा है जो अपने बहन भाइयों को याद करता है और उनके पास जाना चाहता है, और पिछले 3 साल से वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि एक दिन उसका बाप आएगा और उसे अपने साथ घर ले जाएगा। उस्मान शरीफ की उम्र 11 बरस है और वो तीसरी जमात का तालिब इल्म है। ये आज से तकरीबन 3 बरस पहले का किस्सा है। उस्मान शरीफ कराची में अपने माँ बाप और 4 भाई बहनों के साथ रहता था। उस्मान शरीफ सबसे छोटा था, जबकि 2 भाई और एक बहन उससे बड़े थे। उस्मान का बाप मिस्त्री था और इंतहाई गुर्बत का शिकार था। उस्मान की माँ एक घरेलू औरत थी और इंतहाई गुर्बत में अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। मियाँ बीवी के दरमियान यूं तो कोई बड़ा इख्तिलाफ नहीं था, लेकिन पैसे रुपए की कमी ने इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उस्मान शरीफ का बाप जब भी घर लौटता, बीवी बच्चों के लिए अखराजात का तकाजा करती, लेकिन उस्मान शरीफ के बाप के पास घर की तमाम जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे नहीं थे, जिस पर दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता और फिर इस लड़ाई के दौरान बच्चे सहम जाते। अक्सर उस्मान शरीफ के तमाम भाई बहनों को भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन का जिक्र है कि उस्मान शरीफ का बाप शाम को घर लौटा तो बीवी के सामने सारी जेब झाड़ कर रख दी, लेकिन उस्मान की मां ने मजीद पैसों का मुतालबा किया जो उस्मान के बाप के पास नहीं थे। उस्मान शरीफ का बाप थका हारा घर लौटा था। उससे बीवी की चीखों पुकार बर्दाश्त न हो सकी और उसने अपनी बीवी को एक थप्पड़ मार दिया। बस यही वो वाकया था जिसने उस्मान शरीफ को अपने माँ बाप की शफकत से महरूम होकर यहाँ जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। उस्मान शरीफ एधी विलेज खुद नहीं पहुंचा, बल्कि उसके माँ बाप में अलहदगी और तलाक के बाद उस्मान का बाप खुद उसे यहाँ छोड़कर चला गया था। ये एक इंतहाई दर्दनाक मंजर था। उस्मान शरीफ की माँ उसके बाप से लड़ने के बाद हैदराबाद चली गई थी और बच्चे उसके बाप के पास थे। फिर एक दिन उस्मान शरीफ का बाप अपने 8 साला बेटे को सैर कराने के बहाने एधी विलेज ले आया। एधी विलेज पहुंचकर उस्मान शरीफ का दिल बहल गया और वो ये समझा कि शायद उसे उसका बाप किसी पार्क या जू की सैर कराने के लिए लाया था। एक बड़े से कंपाउंड में बत्तखें इधर से उधर घूम रही थीं। खूबसूरत झूले लगे हुए थे जिस पर बच्चे मजे से झूल रहे थे। उस्मान शरीफ का दिल एक लम्हे के लिए बहल गया। फिर उस्मान का बाप ये कहकर चला गया कि वो अभी कुछ देर में वापस आकर उसे अपने साथ घर ले जाएगा। उस्मान ने हंसी खुशी उसे जाने की इजाजत दे दी, लेकिन उसका बाप लौट कर नहीं आया और इस बात को 3 बरस का अरसा गुजर चुका है और अब उस्मान शरीफ तीसरी जमात में आ गया है। उस्मान शरीफ ने हालात से समझौता तो कर लिया है, लेकिन उसका छोटा सा जहन अब भी अपने बहन भाइयों और माँ बाप में अटका हुआ रहता है। उस्मान शरीफ का बाप अपने छोटे से बेटे से कहकर गया था कि जब वो अपना मकान ले लेगा तो वो उसे अपने साथ ले जाएगा, लेकिन वो उस्मान शरीफ को लेने नहीं आया। उस्मान के एक भाई को उसकी माँ अपने साथ ले गई थी, जबकि उसके बाप ने उसकी बहन को एक मदरसे वालों के हवाले कर दिया था और एक भाई को कहीं काम पर लगा दिया था। उस्मान शरीफ अभी बच्चा है और एधी विलेज में उसका दिल भी लग गया है, लेकिन माँ की गोद की गर्मी और बाप की शफकत का लम्स अब भी उसे सताता है। उस्मान शरीफ एधी विलेज में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। दोस्तों के साथ खेल कूद और पढ़ाई में मसरूफ था कि 3 साल के बाद एक दिन अचानक उसका बाप उससे मिलने आ गया। उस्मान शरीफ और उसका बाप आमने सामने थे। बाप अपने बेटे को नहीं पहचान पाया, लेकिन जब उस्मान शरीफ अब्बू कहकर अपने बाप से लिपट गया तो उसके बाप को एहसास हुआ कि 3 वर्षों में वो कितना बदल गया था। उस्मान शरीफ ये समझ रहा था कि अब उसका बाप उसे ले जाएगा, लेकिन ऐसा न हो सका और वो बच्चे को दिलासा देकर दोबारा वापस चला गया। बाप के जाने के बाद उस्मान शरीफ बहुत देर तक रोता रहा। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया और आंसू बहाता हुआ सो गया। उस्मान शरीफ को अब भी वो शाम याद है जब उसकी अम्मी और अब्बू के दरमियान झगड़ा हुआ था और उसके अब्बू ने उसकी अम्मी को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद सब कुछ बिखर गया था। मेरा अब्बू काम से आया पैसे लेके,
میری امی نے میرے ابو نے 100 روپے دیے، بولا 100، پھر میری امی نے 100 روپے اور دو، بولا کہاں کے لیے؟ بولا یہ لوگ چیزیں کھانے کے لیے مانگتے ہیں۔ پھر میرے ابو نے میری امی کو تھپڑ مار، ٹی وی پہ کا لڑائی ہوئی، میرے ابو نے اپنے خاندان کو بلایا، لڑائی کی، پھر میری امی نے بولا میں تمہارے کو طلاق دے دوں گی، طلاق دے کے چلی گئی میری امی۔ عثمان شریف کو اپنے باپ کے وہ الفاظ بھی یاد ہیں جب اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو بھول جائے۔ پھر ہمارے ابو نے بولا اب تم لوگ اپنی ماں کو بھول جاؤ۔ پھر میرے بڑے بھائی کو الگ کام پہ لگایا، پھر میرے کو ادھر چھوڑ دیا، میری بہن کو ادھر عبداللہ شہغازی میں چھوڑا تھا، میرے کو یہاں پہ چھوڑا تھا۔ عثمان شریف ایدھی ولیج میں ایک منظم زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے سونے جاگنے، کھانے پینے اور کھیلنے کودنے کا وقت مقرر ہے۔ ایدھی ولیج میں اسے ہنر بھی سکھایا جا رہا ہے تاکہ وہ یہاں سے نکل کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ عثمان نے ایدھی ولیج میں بہت سے دوست بھی بنا لیے ہیں جن کے ساتھ اس کا اچھا وقت گزرتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ بچے آپس میں لڑ بھی پڑتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ عثمان شریف کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ وہ ایک بچہ تھا نا، تو اس نے میرا لات ماری تھی، میرا سر دیوار پہ لگا تھا نا، تو پھر نا وہ یہاں سے چلا گیا تھا مستی کر کے، پھر میرے یہاں پہ پٹی کری، پھر صحیح ہو گیا تھا۔ عثمان شریف اگرچہ ماں باپ کی محبت اور شفقت سے محروم ہو کر زندگی گزار رہا ہے، لیکن ایدھی ولیج میں تمام بچوں کی طرح اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ عثمان کو کرکٹ سے خاصا لگاؤ ہے اور اس نے پاکستان ہندوستان کے درمیان ہونے والا سیمی فائنل میچ بھی ٹی وی پر دیکھا تھا۔ مصباح الحق کی وجہ سے آ رہی تھی۔ کس نے کہا تھی؟ ہماری مجھے بتاتی ہے نا، بولتی اس نے بولے ضائع کری تھی، تو مصباح الحق نے اور پاکستان نے خود ہی جان بوجھ کے صحیح نہیں کھیلا تھا۔ اگرچہ ایدھی ولیج میں بچوں کے لیے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، لیکن عثمان شریف تمام سہولتیں ہونے کے باوجود اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر سونا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا باپ اسے آ کر لے جائے۔ وہ ہر تہوار کے موقع پر اپنے باپ کا انتظار کرتا ہے، لیکن اس کی مراد پوری نہیں ہوتی۔ عثمان شریف کا بس چلے تو وہ کہیں سے بھی اپنے باپ کو ڈھونڈ لائے۔ اسے اپنی بہن بہت یاد آتی ہے جو شاید اب کسی مدرسے میں زندگی گزار رہی ہے۔ عثمان شریف سے اس کی خواہش پوچھی جائے تو وہ کسی گہری سوچ میں چلا جاتا ہے اور اس کے منہ سے صرف یہی الفاظ نکلتے ہیں کہ اسے اپنے گھر جانا ہے۔ میں یہاں سے گھر جانا چاہتا ہوں۔ اس بچے کو ذرا غور سے دیکھیے اور سوچئے کہ یہ بچہ جس کے ماں باپ غربت اور افلاس کا شکار ہو کر ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے پر مجبور ہو گئے، یہ بچہ کس اذیت سے گزر رہا ہوگا۔ چھوٹی سی عمر میں انتہائی صدماتی کیفیت سے گزرنے والے اس بچے کے سر پر مولانا ایدھی نے شفقت کا ہاتھ رکھا ہے، مگر ماں باپ کی کمی پھر بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ شبیر کا کہنا ہے کہ بدقسمت والدین اپنے بچوں کو سسکتا بلکتا دیکھیں نہ دیکھیں، لیکن شبیر کا یہی عزم ہے کہ ان بچوں کے دکھوں میں کمی کی جائے اور ان کے ماں باپ کو احساس دلایا جائے کہ وہ اپنے بچوں کی خود پرورش کریں اور انہیں حالات کے حوالے کرنے سے پرہیز کریں۔ دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ شبیر یہاں ایدھی ولیج میں ایک ایسے بچے سے بھی ملا جس کو اس کا باپ بہت ہی کم عمری میں یہاں چھوڑ کر چلا گیا، لیکن جب کبھی اسے اپنے گھر والوں کی یاد آتی ہے تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ کاشف بھی ایدھی ولیج میں رہتا ہے۔ اس کی عمر 12 سال ہے، لیکن جب وہ یہاں لایا گیا تھا تو بمشکل 3-4 برس کا ہوگا۔ اسے بہت زیادہ تو نہیں، لیکن وہ واقعہ ضرور یاد ہے جس کے بعد اسے ایدھی ولیج میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ کاشف اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور کراچی میں رہتا تھا۔ کاشف ایدھی ولیج کا ایک ہردل عزیز بچہ ہے جو ہر کام اپنے وقت پر کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بڑا آدمی بننے کے خواب ہیں، لیکن وہ ایک ایسے ذہنی صدمے سے گزر رہا ہے جس نے اس کو چھوٹی سی عمر ہی میں سنجیدہ بنا دیا ہے۔ وہ ہر وقت مسکرانے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ ہر وقت کسی گہری سوچ میں ہو۔ اس دن ایدھی ولیج میں حسب معمول وہاں موجود تمام بچے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق کام کر رہے تھے،
صبح کی نماز پڑھنے کے بعد بچے ناشتہ کر کے اپنی اپنی کلاسوں میں چلے گئے تھے جہاں انہیں پڑھایا جا رہا تھا۔